प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट रेल के तहत प्रत्येक विद्यालय में वीकली टेस्ट शनिवार को होता था। ज्योग्राफी विषय का 2023 में जितना भी वीकली टेस्ट हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आए थे उसका वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग 2023 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। 2023 में ही प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था और दिसंबर तक जो भी आपका क्वेश्चन आया था वो सभी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। 12 है, इंटरनेट क्या होता है? परिभाषित करें। तो सन 1969 में इस एजेंसी ने आर्पनेट की स्थापना की जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। सन 1980 तक आते आते उसका नाम इंटरनेट हो गया। दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। बच्चों, ये जो आंसर आपको बता रहे हैं ये ऑफिशियल ही दिया गया है, मैं अपने से बनाकर नहीं बता रहा हूं। तो स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व। स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व निम्नलिखित कारणों से है। पहला है कि स्वेज नहर के निर्माण से यूरोप तथा एशिया या सुदूर पूर्व के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। लिवरपूल एवं कोलंबो के मध्य प्रत्यक्ष सागरीय मार्ग की दूरी उत्तरमसा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में लगभग 160 किलोमीटर कम है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। इसे नहर के कारण एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई है। इस नहर के खुल जाने से दक्षिण अफ्रीका का चक्कर काटकर आने जाने की आवश्यकता नहीं रही। यह नहर मार्ग विश्व की घनी जनसंख्या वाले भागों के मध्य से गुजरता है। इस नहर मार्ग का बहुत अधिक देश स्थित है, मतलब इस नगर मार्ग पर बहुत अधिक देश स्थित है जिनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता है। इस नहर से पश्चिम से पूर्व की ओर निर्मित माल जैसे मशीनें, कपड़ा, दवाइयाँ व रासायनिक पदार्थ भेजे जाते हैं। इसके बदले में पूर्वी प्रदेश पश्चिमी भागों को कच्चा माल जैसे पटसन, गेहूं, रेशम, चाय, नारियल, ऊन, मांस, टीन, रबर आदि मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप से विभिन्न एशियाई देशों को जाने वाले जलयान इसी मार्ग से गुजरते हैं। 8वां, इस मार्ग पर कई उत्तम बंदरगाह स्थित है। यह नहर 3 महाद्वीपों के केंद्र पर स्थित है। यहाँ यूरोप, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के लिए जल मार्ग निकलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर एवं पनामा नहर मार्गों के महत्व की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो पनामा नहर और स्वेज नहर के महत्व की तुलनात्मक व्याख्या निम्नलिखित है। पहला है, पनामा नहर प्रशांत महासागर के देशों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर हिंद महासागर और भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को जोड़ती है। दूसरा, स्वेज मार्ग में पर्याप्त मात्रा में ईंधन लेने के स्थान है क्योंकि पतनों की बहुयात्रता है, किंतु पनामा मार्ग में ऊर्जा या ईंधन के स्थानों की कमी है। इसके नगर मार्ग के बीच द्वीप नहीं है। पनामा से जापान और चीन के बीच में सैन फ्रांसिस्को व होनोलुलु के अतिरिक्त अन्य ईंधन लेने वाला स्थान नहीं है। पनामा से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली जहाज़ों को लंबे चौड़े सागर पार करने पड़ते अतः पानी व ईंधन दोनों का विशेष भंडारण अनिवार्य हो जाता है। स्वेज मार्ग अधिक घने बसे देशों के पास होकर जाता है जिससे सामान और यात्री पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, परंतु पनामा मार्ग पहाड़ी और शुष्क प्रदेशों से होकर जाता है जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी किनारा, अतः यात्री व माल कम मिलते हैं। स्वेज नहर समतल मैदान से होकर जाती है। इसमें झाले हैं, झाले मतलब जगह झील हो जाएगा। झीले या जल बंधक फाटक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, झाले ही होगा बच्चों। इसमें झाले या जल बंधक फाटक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पनामा नहर असमतल क्षेत्र से गुजरने के कारण इसमें झाल बने हुए हैं, अतः इसके बनाने में खर्च भी अधिक हुआ है। पनामा नहर का विशेष महत्व संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के लिए ही है, जबकि स्वेज नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों महाद्वीपों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
छठा है पनामा नहर की अपेक्षा स्वेज नहर के कर ऊंचे हैं। अगला क्वेश्चन है रूस की अर्थव्यवस्था में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से यूरोपीय भाग में स्थित रूस के राजधानी मॉस्को से होकर सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक गया है। दोहरे पथ से युक्त यह विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग ने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने का कार्य किया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब व येनिस नदियों से होकर गुजरता है। इस रेल मार्ग से दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेस माने यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बाकू, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, उल्टन बटोर, मंगोलिया तथा चीन में शेनयांग व बीजिंग की ओर। यह रेल मार्ग मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोसिबियर्स्क, चिंचिता व खरोवस्क आदि शहरों से गुजरता है। इस रेल मार्ग के निर्माण से संपूर्ण रूस विशेषकर साइबेरियन के पर्यटक का विकास हुआ। इस रेल मार्ग का व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व बढ़ गया। फलस्वरूप इस रेल मार्ग को दोहरा किया गया है। मॉस्को से विभिन्न यूरोपीय नगरों तक इस मार्ग द्वारा पहुंचाया जा सकता है। अतः यह रेल मार्ग रूस के सुदूर पश्चिमी एवं सुदूर पूर्वी तट को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रेल मार्ग को दिखाया गया है। ये वाला जो भाग है ये दिखाया गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व। तो साइबेरियन क्षेत्र के लिए यह रेल मार्ग वरदान स्वरूप है। इस रेल मार्ग की स्थापना से पूर्व साइबेरियन अत्यंत पिछड़ा व अपेक्षित प्रदेश था। इससे संपूर्ण पूर्वी प्रदेश की आर्थिक प्रगति प्रारंभ हो सकी। आज साइबेरियन रूस का बहुमूल्य खजाना सिद्ध हो चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साइबेरिया में जनसंख्या का सघन बसाव, नगर, औद्योगिक बस्तियां, प्रमुख कृषि प्रदेश आदि इसी रेल मार्ग के सहारे है। साइबेरियन के वन, पशु व कृषि उत्पाद इसी रेल मार्ग द्वारा पश्चिमी रूस के औद्योगिक केंद्रों को भेजे जाते हैं। इस रेल मार्ग का प्रारंभ में कुछ उद्देश्य शासन प्रबंध तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। बाद में इसका सैनिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया। अतः साइबेरिया के विकास की कुंजी यही रेल मार्ग रहा है। 16 नंबर है सड़क परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सड़क परिवहन के महत्व, पहला है रेल मार्गों की तुलना में सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम है। दूसरा है सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबाड़ खबाड़ और ढलुआ भूमि पर बनाई जा सकती है। तीसरा, अपेक्षाकृत कम यात्रियों और कम माल को सड़कों द्वारा लाना ले जाना सस्ता पड़ता है। चौथा है सड़क परिवहन में माल को चढ़ाने और उतारने में भी कम लागत आती है। सड़क की एकमात्र परिवहन का ऐसा साधन है जो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है। सड़क परिवहन अन्य प्रकार के परिवहनों का पूरक है। यह फार्मों और खेतों को बाजारों और फैक्ट्रियों से जोड़ता है। समय के परिप्रेक्ष्य में सड़कें लचीली है, छोटी और मध्यम दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। भारत में सड़कों के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। पहला है धरातल का स्वरूप। तो भारत में पर्वतों पर पठारों और मैदानों की बहुलता है। मैदानी भागों में सड़क बनाना आसान है, पर्वतीय भागों में सड़क निर्माण कठिन काम है। फलतः मैदानी भागों तथा पठारी भागों में सड़कों का घनत्व अधिक है तथा पर्वतीय भागों में सड़कों का अभाव है। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या। तो कहीं जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम। फलतः अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों में सड़कें अधिक है। तीसरा है आर्थिक विकास का स्तर। सड़क बनाना खर्चीला है, अतः जो क्षेत्र या राज्य अधिक संपन्न है वहां सड़कों का घनत्व अधिक पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता। तो जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है उनके लिए सड़क निर्माण आवश्यक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के कारण खनिजों का दोहन हो रहा है। अब यहाँ से अगला है जनसंख्या संगठक क्या है। तो जनसंख्या संगठक जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशा, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर की जाती है। आय के आधार पर क्या स्थिति है।
12 है कृषि गहनता क्या है, तो एक निश्चित कृषि क्षेत्र पर एक फसल वर्ष में कितनी बार फसलों को उत्पादित किया जाता है, कृषि फसलों की यह आवृत्ति कृषि गहनता कहलाती है। तो कृषि गहनता का फॉर्मूला है सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुना 100। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखे, तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मुख्यतः 4 है। पहला गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, अपरिच्छित एवं एकाकी बस्तियां। महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि कोई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। अगला है भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की समीक्षा करें, तो किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व वहां पाई जाने वाली जलवायु, प्रकृति की स्थिति, भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की क्षमता और परिवहन के साधनों की सुविधा पर निर्भर करता है। भौगोलिक कारक में आपका धरातलीय संरचना है, जलवायु है, मिट्टी की उपजाऊपन है, जलापूर्ति है, खनिज पदार्थ है। फिर है धरातलीय संरचना, यहाँ थोड़ा डिटेल किया गया है कि समतल मैदानी भाग अन्य भूभागों की अपेक्षा घने बसे होते हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान। बी है जलवायु समशीतोष्ण जलवायु एवं उपयुक्त वर्षा वाले क्षेत्र जनसंख्या में सघन होते हैं। तीसरा है मिट्टी का उपजाऊपन, तो मिट्टी उपजाऊ होने से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सहज हो जाती है। चौथा है जलापूर्ति, पर्याप्त जल की आपूर्ति वाले क्षेत्र घने बसे होते हैं। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाती है। खनिजों के खनन से अनेक उद्योग का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है मानवीय कारक, तो नगरीकरण, इसके कारण सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं का विकास नगरों में होता है। बी है परिवहन साधनों का विकास, तो इसके विकास के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। सी है औद्योगिकीकरण, तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। फिर है राजनीतिक कारक, तो प्रायः जो क्षेत्र अस्थायी रूप से शांत होते हैं वहां जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। फिर है उपयुक्त कारकों के अलावा सामाजिक कारण, सरकार की नीतियां आदि भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। 16 है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए, तो भारतीय कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आबादी के एक बड़े भाग को आजीविका प्रदान करती है। इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके विकास में बाधा डालती है। इसकी मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है छोटे खेत तथा विखंडित जोते, अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, कृषि के प्रति नई पीढ़ी में रुचि का अभाव, भूमि सुधार में कमी, वाणिज्यीकरण का अभाव, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अगला है सिंचाई से क्या तात्पर्य है, तो कृत्रिम साधनों द्वारा फसलों को जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से, तो 4 प्रकार है आपका एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा 85 से 95% होता है, बिटूमिनस 76 से 80%, लिग्नाइट में 45 से 55 और पीट 40% कार्बन की मात्रा होती है। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बताएं, तो धात्विक खनिज है यहाँ कि धात्विक वह खनिज होते हैं जिन्हें गैलन से धातु प्राप्त होती है, उदाहरण स्वरूप लोहा, तांबा, बॉक्साइट आदि। यह लचीले होते हैं, इन्हें पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है, इन्हें एक बार उपयोग के बाद पुनः फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। अधात्विक, तो अधात्विक वे खनिज होते हैं जिनसे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह लचीले नहीं होते हैं और इन्हें पीट कर कोई वंचित रूप नहीं दिया जा सकता, इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें, तो वे ऊर्जा जो बार बार काम में लाए जा सकते हैं अथवा इनके स्रोत कभी समाप्त नहीं होते, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा या स्रोत है जो एक बार ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। लॉ एस के प्रकार लिखिए, तो इसके 4 प्रकार है। पहला है मैग्नेटाइट, यह उत्तम किस्म का लोहा है। लौह धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। यह काले अथवा गहरे भूरे रंग के होते हैं। चुंबकीय गुणों के कारण इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है।
दूसरा है हेमेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसकी कच्ची धातु का रंग लाल होता है जो लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। इसे लाल लोहा भी कहते हैं। फिर है लिमोनाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 50% तक होती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होने के कारण जल योजित लौह ऑक्साइड भी कहलाता है या पीला रंग में होता है। सीडेराइट, इसमें लोहांश की मात्रा 50% से कम होती है। यह लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनने के कारण लोहे का कार्बोनेट भी कहलाता है। इसका रंग भूरा होता है। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का असीमित स्रोत है। सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को सौर फोटोवोल्टाइक सेलों में सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, पानी गर्म करने, फसल सुखाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने में किया जाता है। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है, जिससे गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बायोगैस, यह गैस जीवों के उत्सर्जित पदार्थों एवं उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को विशेष प्रकार से बनाए गए यंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, तो महासागरीय जल ज्वार एवं तरंगों के रूप में गतिशील रहता है। इस गतिशीलता के कारण इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के भूभाग से निकलने वाले उच्च ताप से प्राप्त की जाती है। इसे मैग्मा, गर्म जल स्रोत, तो गीजर आदि से निकलने वाले गर्म जल से भी ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। तो बच्चों, ये 2023 में सब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी आया था सबको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2024 में आए हुए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।